हे गाइस, वेलकम बैक। आज का जो वीडियो है उसमें हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में एक और इम्पोर्टेंट थियरी सीखनी है और वो थियरी का नाम है बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें पहले। ओके, यहाँ पे जो मैंने रेड लाइंस दिखाई है, रेड पैरेलल लाइंस, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिकेट कर रहा है और ये लाइंस को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वो क्या होता है वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। लेकिन यहाँ पे मैंने लाइंस पैरेलल दिखाई, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि ईच एंड एवरी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ईच एंड एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहता है। मतलब यहाँ पे 10 न्यूटन पर कूलम है तो यहाँ पे भी 10 न्यूटन पर कूलम, मतलब सब जगह पे सेम ही रहेगा उसका मैग्नीट्यूड। तो ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप देख सकते हो कि मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस करी हुई है। नेगेटिव क्यू चार्ज, पॉजिटिव क्यू चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन देम 2a, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट माइनस क्यू से प्लस क्यू वेक्टर p। सो इस तरह से क्रॉस में इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डाइपोल मोमेंट वेक्टर, वो दोनों के बीच का एंगल यू कैन सी थीटा है, राइट। सो अभी क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करने से इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ क्या होगा, वो किस तरह से बिहेव करेगी। अच्छा, तो ये बात समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि मान लो कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, यहाँ पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू है और उस पॉइंट पे अगर हम क्यू जितने चार्ज को रख दे तो वी नो दैट क्यू जितने चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा F इक्वल्स टू QE। इलेक्ट्रिक फील्ड QE जितना फोर्स लगाएगा उसके ऊपर। तो यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज 2 पॉइंट चार्जेस, राइट, प्लस Q एंड माइनस Q, और वो दोनों चार्ज को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा स्टेप ये होना चाहिए कि दोनों चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, वो हमें चेक करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। इसको हम बोल देते हैं वेक्टर F पॉजिटिव। आगे वाले वीडियो में आ चुका है कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है, और ये नेगेटिव पॉइंट चार्ज है तो उसके ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, बट दैट फोर्स विल बी इन दी अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो नेगेटिव क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में इस साइड। फाइन, नाउ कितना फोर्स लग रहा है ये। सो देखना, F पॉजिटिव, वेक्टर F पॉजिटिव इज इक्वल्स टू Q इंटू E, राइट। मैग्नीट्यूड उसका Q इंटू E होगा। Q चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड तो सब जगह पे E ही है, और डायरेक्शन उसकी आएगी राइट हैंड साइड पे, इस डायरेक्शन में लग रहा है। नाउ F नेगेटिव, वेक्टर F नेगेटिव इज इक्वल्स टू Q इंटू E। देखो, जब भी हम फोर्स लिखते हैं तो उसमें चार्ज की साइन नहीं लेते हैं, बिकॉज मैंने बहुत बार बोला हुआ है कि साइन का यूज करके हमने फोर्स की डायरेक्शन दिखाई है, दैट्स वाई दूसरी बार फॉर्मूला में साइन नहीं लेनी है। तो ये नेगेटिव चार्ज के ऊपर का फोर्स है वो भी Q इंटू E है, मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम रहेगा, बट डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी ये फोर्स की। फाइन, तो ये दोनों फोर्स कैसे हुए, ध्यान से समझना। ये दोनों फोर्स कैसे हुए, सेम मैग्नीट्यूड के और अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स। तो दो फोर्स लग रहे हैं सिर्फ, दो सेम मैग्नीट्यूड के और अपोजिट डायरेक्शन में। इट मींस कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर का नेट फोर्स जो है वो 0 हो जाएगा। नेट फोर्स 0, उसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है। और 11th स्टैंडर्ड में अगर हम न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन की बात करें तो अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स 0 है तो वो लीनियर मोशन नहीं करेगा। कौन सी मोशन? लीनियर मोशन नहीं करेगा। मतलब ये डायपोल इधर उधर, आगे पीछे, ऊपर नीचे, ऐसी कोई मोशन नहीं करेगी। सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक डायपोल की इस सिचुएशन में लीनियर मोशन नहीं होने वाली है। चलो, तो ये एक बिहेवियर हमें पता चल गया। ओके, बट थोड़ा और ध्यान से देखो ये दोनों फोर्स के वेक्टर्स को। ये वेक्टर F पॉजिटिव है, उसकी लाइन ऑफ एक्शन, मतलब वो फोर्स का जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर F, उसमें से जो लाइन पास हो रही है that is known as line of action of vector F positive। वेक्टर F नेगेटिव की लाइन ऑफ एक्शन देखो, वो ये रही, बराबर, इस डायरेक्शन में। सो व्हाट यू कैन सी, ये दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। लाइन ऑफ एक्शन दोनों की डिफरेंट है।
अब लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होती है। ओके, दो फोर्स है और दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है और वो दोनों एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट के ऊपर टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा, ध्यान रखना। ओके, कैसे? बहुत इजी बात है। मान लो कि अगर हमने डायपोल को ऐसे रखा होता है, जस्ट फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक फोर्स ऐसे लगाया और एक फोर्स ऐसे लगाया, ऐसे ऐसे, तो वो रोटेट हो जाएगी ना, मतलब उसके ऊपर टॉर्क लगा होगा ना, टॉर्क लगेगा तभी तो डायपोल रोटेट होगी, कोई ऑब्जेक्ट रोटेट होगा, बरोबर है। मतलब लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, इसीलिए ये डायपोल के ऊपर टॉर्क लगेगा। अगर डिफरेंट नहीं होती, अगर डायपोल ऐसे है और एक फोर्स ऐसे एक फोर्स ऐसे लगाया होता हमने, तो कुछ होता ही नहीं, बराबर है। फाइन। सो डायपोल के ऊपर टॉर्क लगेगा और 11th में हम सीख चुके हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर टॉर्क लगता है तो वो ऑब्जेक्ट रोटेट होना चालू कर देता है। सो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है कि डायपोल जो है वो रोटेशन करेगी। ओके, लीनियर मोशन नहीं करेगी बट रोटेशन करेगी, रोटेशनल मोशन करेगी। किस तरह से करेगी? यू कैन सी इन दिस मैनर, है ना, इस मैनर में करेगी ना। ऑब्वियस है, ये फोर्स इस साइड, ये फोर्स इस साइड, तो पूरी डायपोल को वो ऐसे घुमाएगा, डायपोल को दोनों फोर्स मिलके ऐसे घुमाएंगे। मतलब इस केस में मैंने जो एग्जांपल लिया है उस केस में डायपोल मूवमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगी। ओके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड जा रहा होता तो ये F पॉजिटिव ऐसे और F नेगेटिव ऐसे लगता, तो डायपोल ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइन, ठीक है। तो हमें अभी इतनी बात पता चल गई कि इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो लीनियर मोशन नहीं करेगी बट रोटेशनल मोशन करेगी, रोटेट हो जाएगी। ओके, अभी रोटेशन मोशन कर रही है, उसके ऊपर टॉर्क लग रहा है, तो फिजिक्स इज अ क्वांटिटेटिव साइंस, तो उसके ऊपर टॉर्क लग रहा है, तो कितना टॉर्क लग रहा है उसका फॉर्मूला हमें चाहिए ही होगा। तो फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, ध्यान रखना। इन 11th स्टैंडर्ड वी हैव स्टडीड दैट टॉर्क is equals to moment of couple. Torque is equals to moment of couple. Couple का मतलब क्या? टू फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के और अपोजिट डायरेक्शन के, बट उनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो। ओके, टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन which are non collinear. नॉन कोलिनियर मतलब लाइन ऑफ एक्शन सेम ना हो, ऐसे फोर्स कपल बनाते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों फोर्स की प्रॉपर्टी वैसी है ना, सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में और नॉन कोलिनियर, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट, तो ये दोनों फोर्स है वो कपल है। ओके, और कपल की अगर हम मोमेंट लेंगे तो हमें टॉर्क मिल जाएगा। सो देयरफॉर टॉर्क टॉ इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ कपल, मतलब जो दो फोर्स से हमें कपल मिल रहा है वो दोनों में से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो F, ओके, दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम है, उसको हम F बोल देते हैं, इनटू perpendicular distance between two forces. ओके, सो ये कपल का फॉर्मूला होता है, 11th में आ चुका है। टॉर्क इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। अभी देखो, ये ब्लैक लाइन जो आपको दिख रही है वो दो फोर्स है हमारे, तो ये ब्लैक लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम फाइंड करने जाएंगे तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होना चाहिए, ये वाला, ठीक है। ये 2a डिस्टेंस जो है डायपोल का वो परपेंडिकुलर नहीं, यू कैन सी दो फोर्स उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी दिस वन। ओके, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ये एंगल थीटा है, सो दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा, दोनों सेम एंगल ही हुए। नाउ आई वांट टू फाइंड दिस डिस्टेंस, मान लो कि उसको हम r बोल दें, तो ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें एक काम करो, साइन थीटा ले लो, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट मतलब स्मॉल r अपॉन हाइपोटेनस मतलब 2a, साइन थीटा इज इक्वल्स टू स्मॉल r अपॉन 2a, स्मॉल r अपॉन 2a। So from this we can find out r is equals to 2a sin theta, right? And this r is nothing but perpendicular distance between two forces, you can see, ठीक है, fine। So आगे जाते हैं टॉर्क में। टॉर्क टॉ इज इक्वल्स टू F, फोर्स का मैग्नीट्यूड QE, ओके, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड है Q इंटू E इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब स्मॉल r मतलब 2a sin थीटा लेके आ गए अपने, सो QE इंटू 2a sin थीटा,
ओके, सो ये हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया कि भाई ये डायपोल के ऊपर कितना टॉर्क लग रहा है। इसको अच्छे से अरेंज करते हैं। देखो, टॉर्क टॉ इज इक्वल्स टू, अगर तुमने आगे वाले वीडियो देखे होंगे तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि क्या करने जा रहा हूं मैं। Q के साथ में 2a लिखो और उसके बाद E लिखो और फिर साइन थीटा लिखो। नाउ व्हाट इज दिस Q इंटू 2a? Q इंटू 2a मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल की डायपोल मोमेंट P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a। ओके, सो टॉर्क टॉ इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा P E साइन थीटा। सो ये फॉर्मूला बना, टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके, सो नाउ इन 11th स्टैंडर्ड वी हैव स्टडीड क्रॉस प्रोडक्ट। P और E दोनों वेक्टर क्वांटिटी है और थीटा उन दोनों के बीच का एंगल है और बाजू में साइन थीटा आ रहा है, तो ये बन गया क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला। मतलब टॉर्क भी वेक्टर में आएगा, वेक्टर टॉ इज इक्वल्स टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। सो ये हुआ फॉर्मूला फॉर टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, सो ये है बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें हमने देखा कि लीनियर मोशन नहीं हो रही है, रोटेशन मोशन हो रही है। रोटेशन मोशन हो रही है तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा और कितना टॉर्क लगेगा वो भी हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हमें कुछ स्पेशल केसेस भी देखने हैं, तो वो भी देख लेते हैं साथ साथ में। ध्यान रखना, स्पेशल केस नंबर 1, समझो अगर हमने ये जो डायपोल है इलेक्ट्रिक डायपोल, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रखा होता, मतलब अभी डायपोल ऐसा है ना, तो उसको ऐसे रखा होता, देख सकते हो ना, तो वेक्टर P और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाते, तो उन दोनों के बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 होता। राइट, एंगल 0, तो टॉर्क कितना लगता उसके ऊपर? 0 लगता। क्यों 0? बिकॉज टॉर्क का फॉर्मूला देखो, P साइन थीटा, एंगल 0 है, साइन 0 विल बी 0, तो टॉर्क कुछ लगता ही नहीं। मतलब डायपोल को हम ऐसे रखेंगे तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कोई टॉर्क नहीं लगाएगा, मतलब टॉर्क भी नहीं लगेगा, फोर्स भी नहीं फोर्स तो लग ही नहीं रहा है, तो लीनियर मोशन भी नहीं, रोटेशन मोशन भी नहीं, डायपोल ऐसे ही रहेगी। ठीक है, और यहां से मान लो कि मैंने थोड़ा सा एंगल बनाया, तो उस बना के मैंने डायपोल को छोड़ दिया, तो वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर टॉर्क लगाएगा और टॉर्क लगा के ऐसे उसको रोटेट कर देगा। फिर जब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगी, उसके बाद टॉर्क नहीं लगेगा। ठीक है, तो वहां पे वो स्टेडी हो जाएगी। मतलब तुम कुछ भी करोगे, इसको थोड़ा मूव कराओगे, वापस उस डायरेक्शन में मूव कराओगे, वापस उस डायरेक्शन में डायपोल अरेंज हो ही जाएगी। ओके, कैसे भी डायपोल को रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे ऐसे, उसके ऊपर टॉर्क लगने के बाद वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज होके रुक जाएगी। उतना ही रोटेशन होगा, पूरा रोटेशन होता नहीं रहेगा, ध्यान रखना, उतना ही होगा जब तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ना आ जाए। फाइन, सो दिस सिचुएशन when angle between P and E is 0 is known as stable equilibrium. Okay, stable equilibrium बोलेंगे। क्यों stable equilibrium? Because always डायपोल को तुम कैसे भी रखोगे अंदर, वो उसी स्टेट में आ जाएगी। That's why that is known as stable equilibrium. Okay, दूसरा केस लेते हैं। सेकंड केस, मान लो कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मतलब डायपोल को हमने ऐसे रखा हुआ है। ओके, E और P के बीच का एंगल 90, साइन 91 होता है, तो टॉर्क टॉ इज इक्वल टू PE एंड दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क। मतलब डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके ऊपर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। फाइन, थर्ड केस लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन। ओके, देन व्हाट हैपेंस? Torque tau is equal to 0 because again sin 180 sin pi is also 0, so torque 0 होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो डायपोल कैसे उल्टा रखा है, तो एंगल बनेगा ना 180 डिग्री का। ओके, सो उस केस में भी टॉर्क नहीं लगेगा, मतलब उसमें भी रोटेशन नहीं होगा। तो ये जो स्टेट हुई वो भी डायपोल की इक्विलिब्रियम की स्टेट हुई, बट दिस इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ध्यान रखना, दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसे अनस्टेबल? तो डायपोल यहां पे है ना, ओके, यहां पे, तो उसके ऊपर कुछ होगा नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा भी उसको ऐसा एंगल बनाऊं तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस साइड जा रहा है राइट हैंड साइड पे, तो उसके ऊपर टॉर्क ऑलवेज क्लॉकवाइज ही लगेगा। मतलब डायपोल ऐसे थी, थोड़ा सा मैंने उसको हिलाया तो क्लॉकवाइज टॉर्क की वजह से वो वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगी। राइट, अगर तुमने बाहर से लाके उसको 180 पे रखा है
तो वो वहां पे स्टेडी रहेगी, बट थोड़ा सा हिलाओगे ना तो वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगी, 180 वाले एंगल पे अरेंज नहीं होगी। दैट्स वाई वो स्टेबल तो रह रही है वहां पे, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर करने से वो स्टेट को चेंज करके 0 एंगल वाली स्टेट पे आ जा रही है। दैट्स वाई दैट इक्विलिब्रियम इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है, और ये दोनों जो मैंने आपको समझा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये बहुत पूछते हैं एग्जाम में, खास ध्यान रखना। आगे सेकंड नंबर के चैप्टर में भी हम सेम चीज करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी से करेंगे। फाइन, सो ये थियरी में अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है, अच्छे से लर्न करना। थैंक यू वेरी मच।